नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज ये आपका संविधान का चौथा भाग होगा। इसके पहले आपके 3 भाग हो चुके हैं। तो आज जो बहुत ही सेशन क्या है, इम्पोर्टेंट है। चाहे जो एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो समय को वेस्ट ना करते हुए हम जल्द से जल्द इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान में शामिल विदेशी स्रोत। तो आपको ये जानना है कि भारतीय संविधान जो बना है, भारत का संविधान बना है, तो विश्व का जो है ये सबसे बड़ा क्या है? ये संविधान है। अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का है। और विश्व का सबसे छोटा जो लिखित संविधान है ये अमेरिका का है। अगर पूछे विश्व का अलिखित संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का है। इसलिए भारतीय संविधान को जो कहा जाता है ये ना अधिक लचीला है ना अधिक कठोर है, दोनों का समन्वित रूप है। ये एक इतिहासकार है, केसी वियर ने कहा। किसने कहा है? केसी वियर ने कहा है। तो हम यहाँ चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन से, यूएसए से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए, पहला आपका है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली। क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता। तो आपको याद रखना है संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से 3 चीज़ें याद रखिएगा: संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन और तीसरा पॉइंट आपका एकल नागरिकता। अब यहाँ पे जो एकल नागरिकता है तो इसका उल्लेख संविधान के भाग 2 में किया गया। क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 2 होगा। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो यहाँ से अनुच्छेद आपका हो जाएगा, अनुच्छेद होगा आपका 5 से 11। तो 5 से 11 अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और भाग 2 में भी क्या है? नागरिकता का उल्लेख किया गया है। कहाँ से लिए गए हैं? ये ब्रिटेन से लिए गए। तो फिर से देखिए, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन और एकल नागरिकता, ये तीनों चीज़ें कहाँ? ब्रिटेन से लिए गए हैं। और नागरिकता जो है इसका उल्लेख भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11। फिर आते हैं यूएसए। तो यूएसए से क्या क्या लिया गया है देखते हैं। तो यूएसए से जो लिया गया है मौलिक अधिकार। क्या लिए गए हैं? मौलिक अधिकार। चाहे आप मौलिक अधिकार कहिए और चाहे मूल अधिकार कहिए, बात एक ही है। अब देखिए, यहाँ से याद रखना है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आपको याद रखना है अमेरिका का अधिकार है, रूस का कर्तव्य है। अमेरिका का अधिकार है और रूस का क्या है? कर्तव्य है। तो आप ऐसे पकड़ेंगे कि मौलिक अधिकार यूएसए से और क्या कहते हैं मौलिक कर्तव्य ये रूस से लिए गए हैं। तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है और इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद हो जाएगा 12 से 35। बाकी इसमें आगे हम चर्चा करेंगे कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी रही है? 7 रही हैं। और फिर 1978 में 44वां संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को वर्तमान समय में कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर होगा 6। कितना होगा? 6। लेकिन मूल संविधान में कितने थे? तो ये आपके रहे हैं 7। कितने रहे हैं? 7। जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया है तो इसको जो 300 का में रखा गया, अनुच्छेद 300 का में रखा गया, लेकिन हटाने से पहले इसका उल्लेख 31 में मिलता है। तो 31 हटाने से पहले और हटाने के बाद 300 का, इसको हम आगे मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे देखें प्रस्तावना का विचार। तो प्रस्तावना का जो विचार है ये अमेरिका से लिया गया। तो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्रस्तावना का जो विचार ऑस्ट्रेलिया लगा देते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि प्रस्तावना का जो विचार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना का विचार अमेरिका और प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया। तो भाषा ऑस्ट्रेलिया है और विचार कहाँ से? अमेरिका से। तो आपको याद रखना है प्रस्तावना का विचार अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रस्तावना का विचार कहाँ से हो गया है? आपका अमेरिका से। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख, राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख। अब राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पे क्या है? महाभियोग लगाया जाता है और इसी के तहत उसको क्या? उसके पद से हटाया जाता है।
आगे देखिए, न्याय पुनर्विलोकन। सुप्रीम कोर्ट में जैसे कोई जज कोई निर्णय देते हैं, अगर उन निर्णय पे फिर से अगर पुनः याचिका जाती है और जज उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो उसमें क्या फिर से उस अपने जजमेंट को फिर से बदल सकते हैं। और इसका उल्लेख इसमें किया गया है अनुच्छेद 137 में, अनुच्छेद 137। और ये जो लिया गया है अमेरिका से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो भारत देश में क्या है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी ये आपके कोर्ट होते हैं, ये अपने आप में क्या है, स्वतंत्र हैं। इनमें क्या है, शासन का कोई दबाव नहीं होता है। संविधान की सर्वोच्चता। तो संविधान की सर्वोच्चता भी ये अमेरिका से लिए गए। तो ये आपके हो गए क्या, अमेरिका से जो लिए गए। तो मूल अधिकार हो गया, प्रस्तावना का विचार हो गया, उपराष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है, न्याय पुनर्विलोकन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है और संविधान की सर्वोच्चता। अब हम देखेंगे कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा से आपको दो चीज़ें याद रखना है, एक आपका संघात्मक व्यवस्था, दूसरा है राज्यपाल की नियुक्ति। संघात्मक व्यवस्था और राज्यपाल की नियुक्ति, ये दोनों कहाँ से लिए गए हैं, ये कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड से देखिए क्या लिया गया, आयरलैंड। तो आयरलैंड से हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और इनका जो उल्लेख है, तो इनका जो उल्लेख भाग 4 में किया गया। किसमें किया गया है, भाग 4 में किया गया है। अगर अनुच्छेद पूछे तो 36 से 51, तो भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 ये आयरलैंड से क्या है, लिए गए हैं। क्या है ये, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। अब देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन। अब राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा में जो मनोनयन होता है, तो ये प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 लोगों को और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि राज्यसभा में कौन सी अभिनेत्री हैं जिन्हें पहली बार राज्यसभा में क्या मनोनीत किया गया है। उनका नाम है नरगिस दत्त। क्या नाम है, नरगिस दत्त, संजय दत्त की माँ। तो संजय दत्त की माँ जो है नरगिस दत्त राज्यसभा में नामांकित होने वाली भारत की प्रथम अभिनेत्री हैं। आगे देखें, राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया है, ये भी क्या है, ये आयरलैंड से लिया गया है। अब चुनाव कैसे होता है, इसको हम राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आगे देखिए, अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो अफ्रीका से लिया गया है संशोधन प्रक्रिया। संशोधन प्रक्रिया तो अफ्रीका से लिया गया है आपका। तो दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संशोधन प्रक्रिया। और संशोधन जो प्रक्रिया है, जो इसका उल्लेख है, ये 368 अनुच्छेद। अगर आपसे पूछे संविधान संशोधन जो प्रक्रिया का उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 368। अगर यहाँ से आपको भाग पूछ ले तो भाग याद रखिएगा 20। तो भाग 20 अनुच्छेद 368, भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और ये जो प्रक्रिया जो है कहाँ से ली गई है, अफ्रीका के संविधान से ली गई। कहाँ से ली गई है, अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है। और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 368 में मिलता है। अगर भाग पूछे तो भाग आपका हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा, 20, मतलब 2020। संशोधन हम कैसे करेंगे, 2020 करेंगे। आप ऐसे याद रखेंगे, हम किसी के बारे में कोई संशोधन करेंगे, कहीं पर भी कोई संशोधन करते हैं तो कैसे करेंगे, 2020 क्रिकेट खेल कर। आगे देखिए, फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था। फ्रांस से क्या है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है ये ली गई है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त अधिवेशन, है ना। तो ये तीनों चीजें कहाँ से ली गई हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची जैसे हम बात करेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगर सूची कितनी होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय। तो ये आपके विषय होते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और संयुक्त अधिवेशन, और संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है कि आपका लोकसभा है, ठीक है, और राज्यसभा।
तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा ये बुलाई जाती है, किस अनुच्छेद के तहत? 108। आपको याद रखना है, इसको जो है 108 के तहत जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है, और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहते हैं, वो करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 108। अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति नहीं करता है। कौन करता है? स्पीकर, जिसे कहते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। अब देखेंगे आपातकालीन व्यवस्थाएं। तो आपातकालीन व्यवस्थाएं कहां से ली गई हैं? जर्मनी से ली गई। कहां से ली गई हैं? जर्मनी से ली गई हैं। तो यहाँ पे आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं, तो हमारे भारतीय संविधान में 352 से लेके 352 से लेके 360, इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आपातकालीन जो व्यवस्थाएं हैं ये जर्मनी से ली गई हैं। तो 352 से 360, और इसमें से जो हम कह दें 352, 356 और 360, ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। 352 में क्या है, 56 में क्या है और 360 में क्या है? तो 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। और भारत में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। अगर हम बात करें ये 56, तो 56 है राष्ट्रपति शासन। 56 क्या है आपका? राष्ट्रपति शासन है। अगर यहाँ से ये पूछे कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ लगा? पंजाब में लगा। और इसकी लगने की अधिकतम अवधि, मतलब कि किसी भी राज्य में जैसे राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो कितने सालों तक ये क्या है, अधिकतम इसकी सीमा होती है? तो आपको याद रखना है 3 वर्ष। कितना होता है? 3 वर्ष। तो सबसे पहले पंजाब में लगा है राष्ट्रपति शासन, और अधिकतम अवधि क्या है? 3 वर्ष। और 60 में क्या है? राष्ट्रीय वित्त आपातकाल। क्या है आपका? राष्ट्रीय वित्त आपातकाल। तो फिर से सुन लीजिए, आपातकालीन व्यवस्थाएं जर्मनी के संविधान से, इसका उल्लेख 352 से 360 के मध्य किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, ये अब तक 3 बार लगा है। और 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में लगा है। और इसकी लगने की अधिकतम अवधि क्या होती है? 3 वर्ष हो सकती है, इसके पहले भी समाप्त हो जाता है, लेकिन जो बता रहे 3 वर्ष, इससे ज़्यादा क्या है? राष्ट्रपति शासन की अवधि नहीं होती है। और 360 क्या है? ये राष्ट्रीय वित्त आपातकाल है, और वित्त आपातकाल आज तक कभी नहीं लगा है। उसके बाद देखेंगे रूस से क्या लिया गया है। तो रूस से लिया गया मूल कर्तव्य। क्या है आपका? मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य ये रूस से लिया गया है। तो ये रूस को क्या कहते हैं? पूर्व सोवियत संघ या फिर यूएसएसआर। तो अगर पेपर में आए कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो आपके ऑप्शन में रूस भी हो सकता है, पूर्व सोवियत संघ भी हो सकता है, यूएसएसआर भी हो सकता है। अब यहाँ जैसे माँ से पूछे क्या मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, ये पीछे भी बताए हैं कि अमेरिका का अधिकार है, रूस का क्या है? कर्तव्य है। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य है। तो इसका उल्लेख है 51 का। अगर अनुच्छेद पूछे 51 का हो जाएगा, भाग पूछे क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा। तो 51 का ये मूल कर्तव्य का उल्लेख है, ये अनुच्छेद है, और ये क्या है? भाग। तो 51 का अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, और किस भाग में किया गया है? 4 का में किया गया है। अगर हम आपसे ये बात पूछें क्या मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य मूल संविधान का भाग है या नहीं, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें क्या है? इन्हें जो है 1978 में संविधान में 44वां संशोधन करके जोड़ा गया है ना। ये चीज आपको याद रखना। आगे देखिए, ये क्या है? भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम जो है ये कैग है। कैग जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसके पद का उल्लेख कितना किसमें किया गया है? 148 में। 148 में कैग के पद का ये उल्लेख किया गया है। फिर दूसरा है लोक सेवा आयोग, इसका उल्लेख। फिर न्यायपालिका। ये जो तीनों चीज़ें हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। कहाँ से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। तो इस प्रकार से जितने भी विदेशी स्रोत हैं ये आपके हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ख़त्म कर चुके हैं। तो कल हम पढ़ेंगे भारत में जैसे आंध्र प्रदेश है, इनका जो कैसे शामिल किया गया है, उसका फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर गोवा के बारे में पढ़ेंगे,
वो पांडिचेरी के बारे में पढ़ेंगे। पांडिचेरी पे क्या फ्रांसीसियों का कब्जा था, गोवा में पुर्तगालियों का कब्जा था, तो उनको छुड़ा कर क्या है भारत ने अपने कब्जे में लिया है। और उसके पहले बता देंगे कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में लगभग 567 देसी रियासतें रहीं। तो धीरे धीरे सरदार पटेल ने क्या किया है, सभी देसी रियासतों को क्या है भारत में शामिल कर लिया है। लेकिन 3 रियासतें जो हैं ये शामिल नहीं हो रही थी, 3 रियासतें जो है ये शामिल नहीं हो रही थी। उसको हम फिगर के माध्यम से बताएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो जैसे हम ये इंडिया का मैप बना रहे हैं, तो यहाँ देखेंगे तो जैसे ये आपका है जम्मू और कश्मीर, ये क्या है आपका जम्मू कश्मीर, और ये आपका है जूनागढ़, ये क्या आपका है जूनागढ़। तो ये आपका जूनागढ़ हो गया, ये आपका हो गया हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 3 आपकी रियासतें हैं, तो 3 आपकी रियासतें जो हैं आपकी, हाँ, तो इसमें देखेंगे कि जूनागढ़ के जो नवाब होते हैं, नवाब मोहम्मद महाबत खां, महाबत खां। तो ये जूनागढ़ के नवाब होते हैं, तो इनका दीवान होता है शहनवाज भुट्टो। क्या नाम है? शहनवाज भुट्टो। और यहाँ के जो नवाब होते हैं, निजाम होते हैं, निजाम उस्मान, निजाम उस्मान, निजाम मीर उस्मान, मीर उस्मान अली, निजाम मीर उस्मान अली। और यहाँ के राजा होते हैं हरि सिंह। क्या होते हैं? हरि सिंह। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो 3 रियासतें हैं ये शामिल नहीं हो रही थी, और इनके अलावा जो है सभी रियासतें जो है भारत में शामिल हो रही थी। तो ये हम देखेंगे, तो ये आपका जूनागढ़ तो ये आपका जूनागढ़ है। तो जूनागढ़ के जो नवाब होते हैं मोहम्मद महाबत खां, तो इनका एक दीवान होता है शहनवाज भुट्टो। और शहनवाज भुट्टो कौन है? जुल्फ़िकार भुट्टो के पिता है। कौन है? जुल्फ़िकार भुट्टो के पिता है। तो यहाँ देखेंगे नवाब मोहम्मद महाबत खां, ये लोग क्या कह रहे थे कि हम पाकिस्तान से क्या है पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, पाकिस्तान से रजामंदी ले ली, और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी क्या है सहमति स्वीकार कर ली कि ठीक है कि हाँ हम आपको अपने देश में शामिल कर लेंगे। लेकिन उस समय पटेल पटेल जो भारत के गृह मंत्री रहे हैं, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने सोचा कि यहाँ की जनता क्या है, यहाँ की अधिकांश जनता 80% जनता हिंदू है और 20% जनता क्या मुस्लिम है। तो और शासक कौन है? शासक मुस्लिम है। तो जानते हैं कि ये हमेशा क्या है, हमेशा खतरा उत्पन्न करेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो कोयले की आपूर्ति वगैरह है, जितनी भी सुविधाएं थी, पटेल जी ने से बंद करवा दी और अपनी सेना को वहाँ पे भेज दी। और लास्ट में ये नतीजा निकलता है कि जनमत संग्रह करवा लिया जाए। तो जनमत संग्रह के लिए क्या पाकिस्तान तैयार हो गया, और पाकिस्तान तैयार होने के बाद पाकिस्तान ने कहा ठीक है जनमत संग्रह होगा, लेकिन पटेल जी से ये भी कहा कि आप अपनी सेना को हटा लीजिए। तो पटेल जानते थे कि हाँ कि अपनी हम सेना को उठा देंगे तो हटा लेंगे तो क्या हो, पाकिस्तान फिर से कोई चाल चलेगा। इसलिए उसने अपनी सेना को नहीं हटाया और जनमत संग्रह हुआ। क्या हुआ है? जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को क्या है भारत में शामिल किया गया। क्वेश्चन ये आएगा कि कि जूनागढ़ को किस आधार पे भारत में शामिल किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? जनमत संग्रह के आधार पे। अब देखिए इसके बाद पटेल जी कहाँ जाते हैं? हैदराबाद में जाते हैं। तो हैदराबाद भी क्या कहते थे कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। कहाँ पे होंगे? ये पाकिस्तान में शामिल होंगे। और जिन्ना ने इनको आश्वासन दे दिया था कि ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे, जो भी आप मदद मांगेंगे। और हैदराबाद के जो निजाम होते हैं, निजाम मीर उस्मान अली, क्या नाम है? निजाम मीर उस्मान अली। तो ये यूरोप से जो है खतरनाक हथियार उस समय मंगाना जारी रखा। किस लिए? ताकि ये अटैक करने के लिए। तो ये खबर क्या पटेल जी को लग जाती है, तो ये इनको पहले टाइम देते हैं कि आप शामिल हो जाइए। तो जब ये टाइम देते हैं और कौन? पटेल जी। और तब तक कहाँ जाते हैं? ये हरि सिंह। तो हरि सिंह से क्या करते हैं, इनके पास एक विलय पत्र होता है। क्या होता है? विलय पत्र पे क्या क्या है, ये हस्ताक्षर करते हैं। तो विलय पत्र ऐसा था, तो इनके पास ये क्या था कि इनके पास मौका था, या तो आप भारत में हो जाइए, ये भी क्या पाकिस्तान। तो हरि सिंह क्या है कि विलय पत्र पे हस्ताक्षर करने के बजाय उसको अपने पास रख लेते हैं,
और उस पर सिग्नेचर नहीं करते हैं, बिल्कुल मौन हो जाते हैं। लेकिन उसी दरमियान पाकिस्तान की सेना ने और यहाँ की जो आदिवासी जनता थी, तो उन लोगों ने इनके क्षेत्र पे अटैक कर दिया। तो फिर आनन फानन में हरि सिंह ने क्या किया है कि इस विलय पत्र पे भारत में शामिल होने के लिए क्या है, ये सिग्नेचर कर दिया है। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर क्या हो गया, भारत का हिस्सा बन गया। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि जम्मू कश्मीर को किस आधार पे भारत में शामिल किया गया है। तो हरि सिंह कौन है, हरि सिंह वहाँ के राजा थे और इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने दिया। तो आपका जूनागढ़ हो गया जनमत संग्रह के द्वारा, और जम्मू कश्मीर हो गया ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। अब इसके बाद पटेल जी कहाँ आते हैं, हैदराबाद में आते हैं, मनाने की करते, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, धमकी भी देते हैं, फिर भी निजाम नहीं मानता है। तो एट लास्ट पटेल जी के पास एक रास्ता बचता है। उन्होंने क्या किया है, उन्हें पूरी फोर्स भेज दी और फोर्स के माध्यम से कहा है कि जैसे हो, चाहे सीधे हो चाहे टेढ़े हो, आपको क्या करना है, हैदराबाद में कब्जा करना है। तो फोर्स की तरफ से ऑपरेशन पोलो चलाया गया। क्या चलाया गया है, ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो के मदद से क्या किया है, भारतीय सैनिकों ने क्या किया है, हैदराबाद की जनता को कायदे से क्या है, हराया और मारकाट किया। उसके बाद यहाँ के जो निजाम होते हैं, इनको क्या है, इनको आत्मसमर्पण करना पड़ता है। अब देखिए आत्मसमर्पण कर देते हैं। पटेल जी देखिए इतने बुद्धिमान थे, इतने सहज थे। आत्मसमर्पण करने के बाद पटेल जी ने इन्हें क्या किया है, हैदराबाद का क्या है, गवर्नर बना दिया। क्या बना दिया है, हैदराबाद का गवर्नर। ये हमारे देश के लोग हैं कि पहले लोग देखिए इतना कुछ गलत सहने के बाद भी क्या है, उनको एट लास्ट क्या जेल पे ना भेज पे क्या किया है, वहाँ का गवर्नर बना दिया है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया है किस आधार पे, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। राजा कौन होता है, हरि सिंह। फिर जूनागढ़ को कैसे मतलब भारत में शामिल किया गया है, जनमत संग्रह करके, मतलब वोटिंग की गई है। और यहाँ के राजा कौन होते हैं, नवाब मोहम्मद महाबत खान। नवाब मोहम्मद महाबत खान यहाँ के राजा होते हैं। हैदराबाद को कैसे शामिल करते हैं, ऑपरेशन पोलो चलाकर। ऑपरेशन पोलो चलाकर क्या है, हैदराबाद को भारत में शामिल किया जाता है। और यहाँ के राजा कौन होते हैं, निजाम मीर उस्मान अली। बाद में ये आत्मसमर्पण कर देते हैं और फिर इन्हें क्या है, हैदराबाद का क्या बना दिया जाता है, राज्यपाल बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका संविधान, ये चौथा टॉपिक खत्म हो चुका है। इसके बाद बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताया करें। और जाते जाते एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो आज का क्वेश्चन है इतिहास से। तो आप बताएंगे कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। वीडियो कैसा लगा, आप क्या चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।